हाँ भाई, 12th क्लास। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक flux is defined as the number of electric field line passing through any given area। किसी भी एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो उस एरिया का क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स अस द डायरेक्शन एज वेल एज एट any area. For any area their density will gives us the magnitude of electric field। so electric field lines जो है वो किसी एरिया से कितनी पास हो रही है, ये जो नंबर है इस नंबर को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। अभी अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सिर्फ अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं बता रहा हूं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको आप कैसे समझोगे? पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो डिफाइन की गई थी उस डेफिनेशन को फिर से रिपीट करेंगे। एक बार मैं अभी बता चुका हूं, अभी फिर से बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अस द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी प्लेस। किसी भी जगह पे किसी भी एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड बताने वाला पैरामीटर वो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ये चीजें बताएंगे, देखिएगा। अब अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज लेता हूँ, मान लीजिए दिस इज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ ऐसे रेडिएट होती है। ठीक है। तो अगर मैं किसी पॉइंट पे इसके लिए कोई एरिया ड्रॉ करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ये एरिया ड्रॉ करता हूं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर एरिया कांस्टेंट है तो देखिएगा, अगर मैं यहां पे इतना ही एरिया ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम है। अब हम इस चार्ज से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। E की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी? डिक्रीज होगी। और A की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पहले डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है उस एरिया में। अगर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन and it is denoted by phi। it is denoted by phi e। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पढ़ते हैं तो phi b यूज करते हैं, यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे phi e। सो अगर मैं ये स्मॉल एरिया लेता हूं ds, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है स्मॉल एरिया होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? स्मॉल। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं स्मॉल एरिया ds के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता हूँ d phi, so what will be the electric flux and on which factor electric flux will depend? The first factor is electric field intensity, so it depends on electric field intensity E। it depends on electric field intensity E and then it depends on area। ये कितना एरिया हमने लिया? अगर मैं यहीं पे छोटा एरिया लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होगी और अगर मैं बड़ा एरिया ले रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो जो हमने अज्यूम किया ds का जो सरफेस है वो कितना है? सो ये डिपेंड करता है E और ds की डॉट प्रोडक्ट पे। ठीक है। अब ये d फाई हो गया। ठीक है, d फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। अब आपको डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम क्या यूज कर सकते हैं? 1 इन ऑल मीडियम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्योंकि कोई भी इक्वेशन हमने दी है d फाई इज इक्वल टू E ds, इट मींस d फाई डिपेंड्स ऑन E एंड ds बोथ। If E is constant, it depends on ds. If ds is constant, it depends on E। ठीक है। यहाँ पे अगर ये E कांस्टेंट है, अगर यहीं पे हम इसी किसी जगह पे एरिया अलग अलग ले रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग मिलेगा। और अगर मैं ds को कांस्टेंट कर रहा हूँ, ये देखिए दो सेम एरियाज जो मैंने लिए,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे ज्यादा था वहां पे फ्लक्स भी क्या आया, ज्यादा। यानी कि अगर सरफेस कांस्टेंट है तो इट डिपेंड्स ऑन ई, इफ ई कांस्टेंट इट डिपेंड्स ऑन ds। सो d phi इज इक्वल टू e डॉट ds। अब e एंड ds ये दोनों क्या है, वेक्टर है, एंड दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ e एंड ds। अब देखिएगा दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक साथ क्लियर हो रहे हैं आपके। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसी एरिया के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल फॉर एनी सरफेस एरिया, इफ आई हैव टू ड्रॉ या वेट अ मिनट, सपोज आई हैव दिस सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आएंगी, तब अगर इसके ऊपर चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, मान लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आ रही है, किसी भी एक डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से आ रही है, ठीक है, तो इसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी। अब मैं इस सरफेस को टेढ़ा करता जाऊंगा, ऐसे कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, मिनिमम, क्योंकि इस साइड से आएंगी तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नियरली जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल पास थ्रू दिस एरिया। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैक्सिमम पास होती है, क्योंकि ये जो प्लेन ऑफ द पेपर है, प्लेन ऑफ द सरफेस है, वो किसके तरफ है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तरफ है। जब ये इसके क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, अगर एक बार देखिएगा, अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करता हूँ, सो डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। यहाँ पे एरिया वेक्टर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, देखिएगा दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं यहाँ पे। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एरिया वेक्टर नहीं होती है अप टू 11th क्लास। यहाँ पे एरिया को डिफाइन किया जा रहा है कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे एरिया को, वेक्टर, ताकि हमारी ये जो इक्वेशन है ये फुलफिल हो जाए, ये इक्वेशन फुलफिल हो जाए। अब डी फाई के लिए आपने डॉट प्रोडक्ट क्यों यूज की, क्योंकि डी फाई एक नंबर है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एंड स्केलर क्वांटिटी है तो इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो ds is a vector and eds cos theta। तो यहां से आपको क्लियर पता चलेगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा कितना है 90, देन cos 90 0, सो d फाई विल बी इक्वल टू 0। एंड और इसको हम क्या कह सकते हैं, मिनिमम, और इट इज मिनिमम। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, d फाई इज इक्वल टू eds विच इज मैक्सिमम। तो हमें इस तरीके से इस ds को डिफाइन करना है कि जब थीटा 90 हो, थीटा क्या हो 90, तो फ्लक्स क्या है, मिनिमम। अब 90 कब होना चाहिए, देखिएगा अगर मैं इस सरफेस को यूज कर रहा हूं, इधर से आ रही है तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, यहां से मैक्सिमम फील्ड लाइन पास होंगी। अगर इसको ऐसे कर रहा हूं तो मिनिमम फील्ड लाइन। तो यहां पे केस क्या होना चाहिए, जब ऐसे निकलेगा तो ये मिनिमम वाला केस, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए 90। अब इधर से फील्ड लाइन आ रही है, एरिया की क्या डायरेक्शन हो कि थीटा यहाँ पे 90 डिफाइन किया जा सके। एरिया की डायरेक्शन होनी चाहिए इस तरफ। अगर एरिया इस तरफ होगा और फील्ड लाइन इधर से आएंगी तो एंगल कितना बनेगा 90, फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर, ठीक है। अब अगर इस तरफ से आएंगी फील्ड लाइन, तो जो फील्ड लाइन आएंगी तो आपका एरिया वेक्टर के अलोंग होगी, एरिया वेक्टर के अलोंग है तो थीटा कितना होगा 0। तो दोनों केस फुलफिल हो रहे हैं। इस तरफ से आ रही है तो थीटा 0 है, दिख रहा है आपको, एरिया वेक्टर उस तरफ है। इस तरफ से आ रही है तो थीटा 90 है, और थीटा 90 है तो फ्लक्स भी क्या है, मिनिमम। यानी कि एरिया जब आप वेक्टर मानते हो, जब आप एरिया को डिफाइन करते हो कि एरिया एक वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी। वैसे एरिया स्केलर है, लेकिन इस डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में आपको एरिया को क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और जब आप इसको अज्यूम करते हो कि इसको ट्रीट किया जाता है कि ये वेक्टर है, तो हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। और डायरेक्शन क्या होगी, कोई भी सरफेस है तो उसके लिए बाहर की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे भी किसी डायग्राम से देखें तो मान लीजिएगा ये आपका डायग्राम, अगर इधर से फील्ड लाइन आएंगी तो मैक्सिमम पास होंगी इधर से, और एरिया वेक्टर क्या है इसके, परपेंडिकुलर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर डिनोटेड बाय यूनिट वेक्टर एन कैप। सो यहां से अगर ये इसके अलोंग है तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इन दोनों के बीच पैरेलल लाइंस है तो एंगल कितना होगा 0। एंगल 0 है तो डी फाई इज मैक्सिमम।
इफ ये इधर से आती है यूं, अगर मैं किसी और एरिया के लिए इनको, ये एरिया वेक्टर इधर होगा, फील्ड लाइन इधर से आ रही है, तो ये प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर है। अगर इधर से आएंगी तो थीटा कितना हो गया 90 और थीटा 90 हो गया, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 और मिनिमम। जैसा मैंने अभी इस पेपर के लिए आपको दिखाया था कि अगर एरिया वेक्टर इस तरफ परपेंडिकुलर है और फील्ड लाइन यहां से आती है तो इस प्लेन से पास नहीं होंगी, वो इसके पैरेलली निकल जाएंगी। तो एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन किया गया, एरिया इज ए scalar quantity, but in electrostatic we will treat it as a vector and its direction is always an outward normal to it, outward normal to the surface, बाहर की तरफ एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। अब ये आपको समझ आ गया कि कैसे हमने इसको बाहर की तरफ परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि अगर इसको हम बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, जैसे आपको ये जो, आपको कंफ्यूज इस चीज से नहीं होना है कि अब आप यहां से आ रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लीजिए दिस टाइम मार्कर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड दिस इज प्लेन ऑफ द पेपर। अगर ऐसे आगे टकरा रही तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों के बीच 90 एंगल, नहीं, ये एंगल 0 है, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा इसके क्या होता है परपेंडिकुलर, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम। अगर ऐसे आ रही है आप इसको परपेंडिकुलर कह रहे हो तो ये गलत है। अब ऐसे आएगी तो ये पैरेलल नहीं है प्लेन के, क्योंकि एरिया वेक्टर इस तरफ है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अगर ऐसे आएंगी तो एंगल कितना होगा 0। कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि जब ऐसे आती है तो बच्चे समझते हैं कि परपेंडिकुलरली सरफेस पे टकरा रही है तो एंगल कितना है 90। नो, इट इज मिसकॉन्सेप्ट। राइट कॉन्सेप्ट इज दिस कि जब इस तरफ आती है तो एंगल कितना होगा 0 होगा, और इस तरफ से आती है तो एंगल कितना होगा 90, एज यू कैन सी फ्रॉम माई हैंड, एंड दिस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो दिस इज एरिया वेक्टर and in this way we can define electric flux. Electric flux is a scalar quantity. अब अगर total electric flux निकालना है, so I will use this equation. This is equation star, and integrating both sides, d phi integration phi, and it is integration for any closed surface. अगर कोई closed surface होगा तभी निकाल पाएंगे, open surface के लिए हमें electric field line नहीं पता चलेंगी। तो for any closed surface this is sign of integration, ठीक है, it is E dot ds or E ds cos theta. What will be the unit for electric flux? Electric field intensity की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम। And what is unit for area? Area is meter square. Area is meter square. So its unit is Newton per coulomb meter square. और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, E के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, E is equal to F by क्या हो, E is equal to F by क्या हो, आपको याद होना चाहिए। E is equal to F by क्या हो, यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला आया था MLT minus 2 divided by 80. So it is ML, बताइएगा, T minus 3 A minus 1, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L2 लेंथ इनटू बैक, so it will be ML3 T minus 3 A minus 1. So ये आज आपको बताया गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। What is electric flux? फिर से रिपीट करते हैं एक बार। Electric flux is number of electric field lines passing through any given surface. और इसको डिनोट किससे करते हैं, फाई से। डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है देन इट विल डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगी क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए नंबर एंड नंबर इज ए scalar. So the number of electric field line is a scalar quantity and it is resultant of dot product of these two vector, and dot product will be solved by cos theta. cos theta पुट करेंगे, theta is 90, मैंने अभी बता दिया। ऐसे आ रही है तो थीटा 0 है, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप कैसे अज्यूम करते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। एंड अगर आपके ऐसे आ रही है इधर से ऐसे, तो आपका एंगल कितना होगा 90, ठीक है, थीटा 90 मिनिमम, थीटा 0 मैक्सिमम। EDS total flux can be calculated by integration E dot ds. Unit is Newton per coulomb meter square and dimensional formula is ML3T minus 3 A minus 1. एरिया वेक्टर मैंने बता दिया, वैसे जनरली एरिया स्केलर है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में हम इसको क्या मानते हैं, हम इसको वेक्टर मानते हैं। और वेक्टर किस लिए मानते हैं मैंने प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर दी। अब बहुत बार हम ई और डी एस की डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने वाले हैं व्हेन वी आर स्टडिंग गोस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस में। तो ये इसकी जो डायरेक्शन है ये हमेशा बाहर की तरफ एक नॉर्मल देगा। ये आपके लिए सारा है आज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर। कल इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे गोस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर कोई प्रॉब्लम है
तो आप या तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर आप फॉरवर्ड कर सकते हो मेरे पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।